Hello, my dear students. This is your chapter number 17, Stars and the Solar System. Today, we will do some important questions of this chapter. As you know very well that we are living on a beautiful planet, blue planet Earth, which is a part of solar system. Let's start question number 1. Why the sky in cities is rarely clear? ऐसा क्यों होता है कि शहरों का जो आसमान है वो हमें बहुत कम साफ दिखाई देता है एज कंपेयर टू विलेजेस? तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है ड्यू टू ब्राइट लाइट। बहुत चमक होती है शहरों में, ब्राइट लाइट। स्मोक होता है जो रिजल्ट है पॉल्यूशन का, एंड डस्ट। ये तीनों ही चीज़ें आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। द स्काई इन बिग सिटी इज रेयरली क्लियर बिकॉज ऑफ दीज द स्काई in cities is rarely, बहुत कम, it is clear. तो pollution is the main reason behind this. As compared to villages, the sky in cities is rarely clear. Question number 2. What are celestial objects? Celestial objects हैं क्या? सीधी सी बात है, जो भी आप स्काई में देखते हो, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, जिसमें हमारा अर्थ भी आता है। देयर आर 8 प्लैनेट्स, द मून, मून इज आवर नेचुरल सैटेलाइट, एंड मैनी अदर meteors, asteroids, satellites, many other objects in the sky are called celestial objects. This is the definition. Question number 3. Define astronomy. Now, astronomy deals with the study of these celestial objects. So, answer is the study of, जब हम इनकी पढ़ाई करते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जानकारी जुटाते हैं, the study of celestial objects एंड इनसे रिलेटेड जितने भी फिनोमिना हैं उसकी स्टडी एसोसिएटेड फिनोमिना टू व्हाट? celestial objects is called astronomy. Now next question is, what are the phases of the moon? आपने बेटा आसमान में रोज ही आप देखते हो, हर दिन आपको जो चांद के फेस हैं, शेप्स हैं, तरह तरह की दिखाई देती हैं, है ना? तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? द वेरियस शेप्स ऑफ द bright part of the moon, जो हमें दिखता है पार्ट मून का, ब्राइट रिफ्लेक्टेड लाइट जो हमें सन की दिखती है मून पर, ड्यूरिंग अ मंथ
are called the phases of the moon. ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो एक महीने में हमें मून की दिखाई देती हैं, इन्हें हम कहते हैं फेजेस ऑफ द मून. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है. व्हाट इज़ द फुल मून डे. फुल मून डे हम किसको बोलते हैं. फुल मून डे बेटा वो होता है जब हम जिस रात को होल डिस्क ऑफ मून इज विजिबल. हाँ, when the whole disk of the moon is visible, it is known as full moon day. Full moon day. Now question number 6, what is new moon day. न्यू मून डे क्या होता है. फुल मून डे के बाद हर रात को जो हमारा चांद है, मून है, उसका साइज छोटा होता जाता है. इट बिकम्स थिनर एंड थिनर. 15th डे पर मून इज नॉट विजिबल. हाँ, ऑन द 15th डे ऑफ फुल मून, यानी कि फुल मून से 15 दिन बाद द मून इज नॉट विजिबल. द मून इज नॉट विजिबल, हमें दिखाई नहीं देता. दिस डे इज नोन एज न्यू मून डे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अमावस्या की रात. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, फिलअप्स. दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन. दिवाली हम कौन से दिन मनाते हैं. जब अमावस्या की रात होती है, न्यू मून डे. राइट. बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक्स बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन full moon day. महाशिवरात्रि is celebrated on dash night of waning moon. तो पहले तो समझिए कि वेनिंग मून का क्या मतलब है. जैसे मैंने आपको बताया, फुल मून के बाद जो साइज है थिनर होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू होता है मून का. तो इस डिक्रीजिंग ऑर्डर को, घटते हुए चांद को हम बोलते हैं वेनिंग मून. तो महाशिवरात्रि हम कब मनाते हैं. 13th नाइट ऑफ वेनिंग मून. तो इट इज द 13th नाइट. 13वीं रात होती है फुल मून डे के बाद, जब हम महाशिवरात्रि मनाते हैं. इसे हम त्रयोदशी भी कहते हैं. 4th फिलअप इज डैश इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डे फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ क्रीसेंट मून. यानी कि कौन से दिन हम क्रीसेंट मून जो है उसको हम कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं. तो दैट फेस्टिवल इज ईद उल फित्र. ईद उल फित्र. इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डे फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ क्रीसेंट मून. नाउ द टाइम पीरियड बिटवीन one full moon to the next full moon is slightly longer than 29 days. यानी 29 days and some hours. तो एक महीने का आप डिफरेंस रख सकते हो 2 फुल मून डेज के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे. हर दिन जो चांद है वो अपनी शेप क्यों चेंज करता है. बिकॉज हमें मालूम है कि मून तो अपनी लाइट प्रोड्यूस कर नहीं सकता, है ना. जबकि जो सन और दूसरे स्टार्स हैं उनकी अपनी लाइट होती है. तो हम मून
का वही हिस्सा देख पाते हैं जिस पे सनलाइट गिरती है। तो वी देयरफॉर सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अस। तो यही इसका आंसर है। वी कैन सी only that part of the moon from which the light of the sun is reflected to us. Next is question number 9. The moon revolves around the earth. Yes, it is true. Moon is our natural satellite. The earth along with the moon revolves around the sun. Absolutely right, true. The moon has atmosphere. This is false. The moon has no water. It is true. The sun is also a star. Yes, true. Next question number 10. What is the structure of surface of the moon? जो हमारा चांद है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो मैं ये आंसर आपको पॉइंट्स में दूंगी बेटा। जिस चांद को हम इतना सुंदर बोलते हैं, इतनी कविताएं इस पर लिखी जाती हैं, अगर रियलिटी देखनी हो तो इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल इससे उल्टा है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे द मून सरफेस इज डस्टी, पूरी डस्ट से भरा हुआ है, एंड बैरन, बैरन का मतलब है बंजर, बंजर धरती की तरह इसका सरफेस है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आप लिखोगे देयर आर मैनी craters of different sizes, बहुत सारे गड्ढे हैं चांद पे। थर्ड पॉइंट इज इट ऑल्सो हैज a large number of steep and high mountains। जिसकी हम बात कर रहे हैं सुंदरता की, चांद की, सुंदर ना होकर इस पर बड़े बड़े पहाड़ हैं एवरेस्ट की तरह। तो देखिए मून का स्ट्रक्चर, सो सरप्राइजिंग। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ, हिमालयाज। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर एंड वाटर, इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर and water. Question number 11. Can we hear any sound on the moon? क्या हम चांद पर कोई साउंड सुन सकते हैं? No, because sound needs medium to travel, medium to travel. As I said, there is no atmosphere, water, so we cannot hear any sound on the moon. आप साउंड चैप्टर पर भी जाकर ये चीज़ समझ सकते हो कि साउंड को किस तरह से मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, अदरवाइज बिना किसी मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एस्ट्रोनॉट हु लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उस एस्ट्रोनॉट का नाम है बेटा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे मैं आपको डेट भी मेंशन कर देती हूँ, कई बार डेट भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। ऑन जुलाई 21, 1969। This is the time when the American astronaut Neil Armstrong landed on the moon for the first time. Then it was followed by Edwin Aldrin. Next question is define light year. Light year क्या है बेटा? It is the distance traveled by light in 1 year. उससे पहले हम ये क्वेश्चन कर लें। The sun is nearly 150 million kilometer away from the earth. Yes, it is true. Proxima Centauri is about 40,000 lakh किलोमीटर। कैसे पढ़ेंगे इसको? 40,000 मिलियन करोड़ अगर हम बोलें, है ना, ऐसा कर लेते हैं। इसे लिखते हैं 4 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 10⁻13 किलोमीटर। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की जो डिस्टेंस है अर्थ से, दैट इज 10⁻13 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट इज डिफाइन लाइट ईयर। लाइट ईयर किसको बोलते हैं बच्चे? इट इज द डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस है ये? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। भाई कौन ट्रेवल करता है? लाइट ट्रेवल करती है। जैसे हम ट्रेवल करते हैं, लाइट का भी ट्रेवलिंग पीरियड है। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year. This is your light year. Now next question, what is the speed of light? Light की speed क्या है? The speed of light is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपकी बुक में ये दे रखी है किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन हम डिस्टेंस की यूनिट लेते हैं मीटर्स। सो 10 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड है लाइट की। क्वेश्चन नंबर 17, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ मे बी सेड टू बी अबाउट डैश लाइट मिनट्स। तो यहाँ पर आएगा 8। The distance of Alpha Centauri is about dash light years. It is 4.3. Now next is question number 19. Why we do not see the stars during the day? दिन के समय में हम स्टार्स को क्यों नहीं देख सकते? Why are they visible only at night? Very simple answer, due to the bright light of sun, जिसको हम क्या कहते हैं? सनलाइट। Why the sun appears to rise in the east and set in the west? Because the planets, for example, our Earth, rotates from west to east। तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है, it appears that the sun rises in the east and sets in the west। एक्चुअली में सन इज अ स्टार जो मूव करता ही नहीं है,
हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ये रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि अपोजिट डायरेक्शन में सन जो है वो इट अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्निजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. ये ग्रुप है स्टार्स का. द स्टार्स फॉर्मिंग a group that has a recognizable, जिनकी अपनी पहचान होती है, शेप होती है, is called a constellation. Next is name the brightest star in the sky. अगर हम बात करें कि ब्राइटेस्ट स्टार कौन है स्काई में, तो दैट इज सीरियस. आंसर इज साइरियस. आप इसे सीरियस बोलिए, साइरियस बोलिए, बट इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई. नाउ लोकेट पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर. अगर हम बात करते हैं कि पोल स्टार को लोकेट करना है, हाँ, तो हम कैसे उसको लोकेट करेंगे? तो सबसे पहले उर्सा मेजर की आप शेप बनाइए. इसके बिल्कुल सिधाई में अगर आप चलोगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन मिलेगी पोल स्टार की. नेक्स्ट इज लोकेट साइरियस द ब्राइटेस्ट स्टार विद द हेल्प ऑफ ओरियन. जो ओरियन कॉन्स्टिलेशन है उसकी हेल्प से आप कैसे लोकेट करोगे, आइए बनाते हैं. मिडल में ये 3 स्टार्स जो हैं वो एक लाइन में हैं और नीचे ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं. इस तरह से अगर हम इन्हें ज्वाइन करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल आपको देखने को मिलेगा. दिस इज व्हाट ओरियन. और इन्हीं मिडल स्टार्स की सीधी अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ बेटा आपको मिलेगा ये स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार, जिसको हम क्या कहते हैं? साइरियस. इट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार. इस तरह से आप इसे लोकेट करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAU? IAU का फुल फॉर्म क्या है? इट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसको हम लिखते हैं IAU. नेक्स्ट इज डिफाइन ऑर्बिट. ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट इज अ path. Orbit is a path on which the planets move. So, a planet has a definite path in which the planet's orbit is a definite path in which planets revolve around the sun. Next, name the smallest planet. It is Mercury. The planets nearest to the sun. सन के पास कौन सा planet है? Mercury.
Name the Earth nearest planet, that is Venus. Name the brightest planet in the sky, that is again Venus. Which planet is often called a morning or evening star? Venus. Name the red planet, Mars. Name the largest planet, Jupiter. Name the least dense planet, it is Saturn. Next is, what is the difference between the rotation of Venus and Earth? Now, it is very important. Venus का जो rotation है बेटा, it is from east to west, whereas Earth rotates from west to east. Full form of ISRO. इसरो का आपको आपकी बुक में भी पूछा गया है, बताया गया है एनसीईआरटी बुक में कि फुल फॉर्म क्या है. द फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे पहले जो सक्सेसफुली इंडिया का फर्स्ट जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था, दैट इज़ मंगलयान. तो यहाँ पे आएगा आपका क्वेश्चन, व्हेन डिड मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो. आंसर है इसका बच्चे November 5, 2013. It was successfully placed into an orbit of Mars on September 24, 2014. So these are some important questions of your chapter. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको एग्जाम्पल देना होगा. फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन सी थी बेटा? क्वेश्चन नंबर 30. नेम द फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो वो थी बेटा हमारी आर्यभट्ट. आर्यभट्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनसेट, IRS, कल्पना 1, एडुसेट, ये सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो हमारी नेचुरल सैटेलाइट मून की तरह अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं. एक क्वेश्चन बेटा जो और बनता है आपके इस चैप्टर से, दैट इज मीटियोराइट. व्हाट इज मीटियोराइट? तो मीटियोराइट क्या है? द बॉडी दैट रीचेज द अर्थ, है ना. कुछ ऐसे मीटियोर्स होते हैं जैसे स्काई में शूटिंग स्टार्स जिनको हम बोलते हैं, दीज स्ट्रीक्स, इनको हम मीटियोर्स बोलते हैं. अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रही हैं, व्हेन मीटियोर्स रीचेज द अर्थ, व्हेन मीटियोर्स, जिनको हम शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, व्हेन मीटियोर ये ऑब्जेक्ट्स हैं, रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर, they are known as
meteorites. Now, today's food for thought: genius means continuous एफर्ट्स करते रहिए और सक्सेसफुल बन जाइए. जीनियस मीन्स कंटिन्यूअस एफर्ट्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.